बहुत दिनों के बाद हमने एक लेक्चर अपलोड किया था किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो उम्मीद करता हूँ जो भी 12th के बच्चे हैं वो पढ़ के अच्छे से समझ गए होंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ कई बच्चे कमेंट में लेक्चर के लिए बोल रहे थे कि सर ट्रांसफार्मर का लेक्चर अपलोड कर दीजिए, LCR सर्किट का डेरिवेशन का लेक्चर अपलोड कर दीजिए। प्रतीक शर्मा करके एक बच्चा, उसने बोला कि सर ट्रांसफार्मर का वीडियो अपलोड कर दीजिए। ऐसे कई बच्चे क्लास 10th के लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, एक बच्चा आयुष सिंह है वो रोटेशनल मोशन का वीडियो अपलोड करने के लिए बोला। तो धीरे धीरे बेटा सब वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि अब रेगुलर काम होगा। जो भी काम रहेगा अब रेगुलर वीडियो अपलोड होता रहेगा। आप पढ़िए और उम्मीद करता हूँ मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपका इस चैनल में अखिल फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? पहले मेनली देखो, ट्रांसफार्मर इसलिए मैं आज वीडियो अपलोड किया, मैं किसी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर सकता था, लेकिन ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12th के सिलेबस में है, लेकिन 9th के, 11th के, 10th के जितने भी बच्चे हैं सबको इसका नॉलेज होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है, कहाँ ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, रीज़न क्या है। आप देखते होंगे घर में ट्रांसफार्मर यूज होता है, कहाँ पर? स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर लगा होता है। मोबाइल का जो एडाप्टर होता है जिससे चार्ज करते हैं वहाँ ट्रांसफार्मर लगा होता है। रोड के किनारे आप देखते होंगे वहाँ ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर कई जगह लगा होता है। तो आप बेसिकली हर बच्चों को, ये जितने भी स्टूडेंट हैं सबको ये जानना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का मेनली यूज क्या है, ट्रांसफार्मर क्या काम करता, क्यों ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। बाद में हम वर्किंग प्रिंसिपल ये सब लिखा हुआ ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, वोल्टेज को चेंज करता है। हाई वोल्टेज कहीं रहता है उसको लो में कन्वर्ट करता है, कहीं लो वोल्टेज हमको हाई वोल्टेज करना है वहाँ ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को घटाना या तो वोल्टेज को बढ़ाना, दो काम होता है। मान लीजिए कहीं वोल्टेज हाई आ रहा, हमें कम करना है, हम लगा दिए ट्रांसफार्मर। कहीं वोल्टेज लो आ रहा है, हमें ज़्यादा करना है, ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। घरों में क्या होता है आप देखते हो कि कहीं कहीं वोल्टेज लो रहता है, तो वोल्टेज लो रहता है तो स्टेबलाइजर लगाते हैं। स्टेबलाइजर के अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो क्या काम करता है? वोल्टेज को हाई कर देता है। जहाँ हाई होता है वहाँ लो करने का काम आ जाता है कहीं कहीं। जैसे मोबाइल का जो चार्जर होता है उसके एडाप्टर में ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो क्या काम करता है? वो भी 220 वोल्ट की सप्लाई को अप्रॉक्स लगभग 4 से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना आपको? डिफिनीशन है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका डिफिनीशन क्या है, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बना है ट्रांसफार्मर, उसकी वर्किंग क्या है, और टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, इतना कवर करना है इस लेक्चर में। ठीक है, तो आइए हमारे साथ चलते हैं। पहला है आपका, मैं एक एक पॉइंट करके समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ट्रांसफार्मर, फिर आपको वीडियो पसंद आएगा, अगला लेक्चर जो भी आप कहेंगे आपके हिसाब से वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो डिफिनीशन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर? तो पहला चीज़ है ट्रांसफार्मर। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस which convert या which changes बोल सकते हैं, which changes voltage of alternating current। ये इसका डिफिनीशन है। और भी डिफिनीशन दिया जा सकता है, मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ डिफिनीशन। तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है which change the It is an electrical device which change the voltage of alternating current। इसका मतलब क्या है? जो ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी पे काम नहीं करता है। अगर कहीं डीसी सप्लाई आ रहा है तो ट्रांसफार्मर उस पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? धीरे धीरे जब प्रिंसिपल बताएंगे तो उसमें बता देंगे आपको। डीसी पे काम नहीं करता, ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए हर एक पॉइंट कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, किस पे काम करेगा, किस पे काम नहीं करेगा। तो ट्रांसफार्मर जो होता है, आप ये याद रखो, ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने का या वोल्टेज घटाने का काम करता है। डीसी पे काम नहीं करता, एसी पे काम करता है। ठीक है, क्यों काम करता है एसी पे? या तो ये बोल सकते हैं, एक डिफिनीशन ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट
हाई वोल्टेज एट लो करंट टू लो वोल्टेज एट हाई करंट। समझ में आया कुछ? हाई वोल्टेज एट लो करंट टू लो वोल्टेज एट हाई करंट। अब इसका मतलब समझाऊंगा भी। लो वोल्टेज एट हाई करंट, अभी जब आपको पढ़ाएंगे सब समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ये है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज एट लो करंट टू लो वोल्टेज एट हाई करंट। ठीक है, अभी समझाएंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? चेंज करता है वोल्टेज को। किसके वोल्टेज को? अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को। डीसी के नहीं, अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को क्या करता है? चेंज करता है। बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है ये देखते हैं। एक्चुअली में बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए एक साथ पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए इरेज करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल, इट एक्ट्स या इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? ईएमआई में आप पढ़ चुके होंगे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? जब किसी एक कॉइल में आप करंट की वैल्यू चेंज करो, या एक कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उससे लिंक्ड जो है दूसरा कॉइल, उससे जुड़ा हुआ जो दूसरा कॉइल होगा, उसमें भी फ्लक्स में चेंज होने लगेगा। जिसके कारण क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल, ए ईएमएफ इंड्यूस इन सेकंड कॉइल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब क्या भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक कॉइल यहाँ रखे, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब बता रहा हूँ, एक दूसरा कॉइल यहाँ रखे, हमने क्या किया, यहाँ करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ फ्लक्स बनेगा, और जो फ्लक्स यहाँ बना, कुछ फ्लक्स यहाँ भी जाके लिंक हो जाएगा। अगर यहाँ फ्लक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ भी फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, और इसके कारण क्या होगा? इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो पहले में अगर चेंज किया जाए, उसी में इंड्यूस हो, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और अगर पहले में फ्लक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आ रहा बात? यहाँ मान लो फ्लक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ फ्लक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाएगा, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। आ रहा बात समझ में? तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। तो आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, क्योंकि इसका एक अलग से फिर वीडियो लेक्चर अपलोड करना पड़ेगा, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। आ रहा बात समझ में? तो प्रिंसिपल इसका क्या होता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बाद आपका है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? इसमें अब देखो बना रहा हूँ मैं इसका डायग्राम, ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं आप, ऐसे 3D में नहीं बना रहा हूँ, 2D में ही डायग्राम बना रहा हूँ। ये ऐसे आपका, ठीक है, ये होता आयरन कोर का। ये जो जिसपे कॉयल, हम देखो ट्रांसफार्मर पे बाइंडिंग हुई होती है, सभी लोग देखे होंगे। तो ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग हुई होती है, तो जिसपे बाइंडिंग करते हैं वो आयरन, सॉफ्ट आयरन का होता है। ये आपका सॉफ्ट आयरन का रहता है, सॉफ्ट आयरन का। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन का होता है। तो जो इसको कोर कहते हैं, सॉफ्ट आयरन का कोर बनाते हैं। कोर का मतलब जिस पे बाइंडिंग की जाती है उसको कोर कहते हैं। आए बात सुनो? तो ये सॉफ्ट आयरन का होता है। अब सॉफ्ट आयरन में ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जिस पे हम बाइंडिंग करते हैं वो सॉफ्ट आयरन का होता है। तो सॉफ्ट आयरन को एक सिंगल पीस में नहीं बनाते हैं। उसका भी रीज़न होता है सिंगल पीस में क्यों नहीं बनाते। सिंगल पीस में अगर इसको मतलब एक अकेले टुकड़े में अगर लेके बनाया जाएगा तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे, एडी करंट लॉस होगा। समझ में आ रहा है? एडी करंट लॉस होगा। अब एडी करंट लॉस भी ईएमआई में आपको पढ़ाया जाता है। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एडी करंट लॉस क्या होता है, एडी करंट होता क्या है, वो सब वहाँ पढ़ाया जाता है। तो जब एडी करंट यहाँ पे एक अकेले टुकड़े में इसको एक सिंगल पीस में बनाएंगे ना, तो यहाँ पर
एडी करंट के कारण लॉस होगा, और उस लॉस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक अकेले सिंगल पीस में ना लेकर हम पतली पतली पत्ती बनाते हैं इसे। आप देखे होगे ना, जब बचपन में खेलते उलते थे तो आप देखते होगे इसे ई टाइप की पत्ती होती है, ई टाइप की, ऐसे हल्की हल्की पत्ती, सब बच्चे देखे होंगे। और इसको इसी से इस पे ऐसे ये बाइंडिंग करते हैं ऐसे कुछ। तो ई टाइप की पत्तियों को आपस में जोड़ जोड़ के बर्निश के हेल्प से आपस में इनको जोड़ते हैं। तो बर्निश के हेल्प से ई जोड़ने पर ऐसा क्या, इनको बर्निश की हेल्प से, बर्निश की सहायता से क्या करते हैं, इस जो ई शेप का पत्ती है उसको ऐसे जोड़ते जाते हैं। तो जोड़ते जाते हैं तो ऐसे इसकी कुछ मोटाई बन जाती है। जिस शेप का हमें चाहिए, जिस थिकनेस का चाहिए, उतने थिकनेस का हम बना लेते हैं। आया बात समझ में? तो ऐसा करने से क्या होता है, देखना यहाँ करंट का रास्ता क्या होगा, यहाँ करंट का रास्ता बस इतना होगा। हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं। रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए रास्ते को लंबा करना पड़ेगा। ये आप पढ़े होंगे कि अगर रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना तो लंबाई बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर देखना, रेजिस्टेंस, ये लंबाई जब बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसा करने से ई टाइप का जब यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो एडी करंट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए हम इस शेप का यूज करते हैं। आया बात समझ? तो आयरन कोर को एक सिंगल पीस के रूप में ना लेकर हम क्या करते हैं, ई शेप की कई पत्तियों को आपस में वर्निश के हेल्प से उनको जोड़ देते हैं, और इसको बोलते हैं लेमिनेटेड कोर। जो ऐसे कई पत्तियों को आपस में जोड़ते हैं तो इनको बोलते हैं लेमिनेटेड कोर। आया समझ में? लेमिनेशन जैसे करते हैं वैसे लेमिनेटेड कोर। अब क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन, उसके बाद इसमें होता प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। इसके बाद इसमें आता है प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग और सेकंड आता है आपका सेकेंडरी बाइंडिंग। सेकेंडरी बाइंडिंग तो यहाँ पर जो कॉइलिंग की जाती है, हम जो अल्टरनेटिंग करंट हमें जो मिलता है, जो हम कहीं सप्लाई से लाते हैं, यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट दिया जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग। तो इसमें जो आपका मेनली कंस्ट्रक्शन में है, सॉफ्ट आयरन का कोर यूज होता है, और यहाँ कॉइल लपेटते हैं। ये कॉइल जो लपेटते हैं ऐसे, ये होता आपका प्राइमरी बाइंडिंग और ये होता सेकेंडरी बाइंडिंग। ऐसे जिसको कन्वर्ट करना होता है, जिस अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को कन्वर्ट करना होता है, चेंज करना होता है, उसको प्राइमरी से जोड़ देते हैं। जैसे मान लो एक एसी सप्लाई आया तो एसी सप्लाई को इससे जोड़ दिए, एसी सप्लाई का ये सिंबल है, ये प्राइमरी बाइंडिंग है। और हमें जो ऑब्टेन करना होता है, जो प्राप्त करना होता है, उसे सेकेंडरी पे जोड़ देते हैं। तो ये है आपका लोड। आ रहा बात सुनिए, इसको सेकेंडरी पे जोड़ देंगे। अब देखो, ये ट्रांसफार्मर हो गया, आपका सॉफ्ट आयरन कोर हो गया, सॉफ्ट आयरन का कोर हो गया। इसके बाद ये आपको बता चुकी कि लेमिनेटेड कोर होता, बर्निश की सहायता से आपस में जोड़ते हैं। और यहाँ पर जो जहाँ ये बाइंडिंग होती है, जिस अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को हमें कन्वर्ट करना होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, और जो हमें अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज ऑब्टेन होता है वो सेकेंडरी है। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों में कॉइल की जो कॉइल का टर्न होता है, नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, वो डिफरेंट होता है। रीज़न क्या है, इतना आपको समझ में आया? इसमें प्राइमरी जो मान लो इसमें कॉइलिंग ऐसे किए गए हैं टर्न, और इसमें किए गए हैं, दोनों इक्वल नहीं रहेगा। इक्वल होगा तो वर्क ही नहीं करेगा, इक्वल होगा तो वर्क नहीं करेगा। भी आपको बता देंगे क्यों नहीं वर्क करेगा, ठीक है? हर कन्फ्यूजन आपका दूर कर देंगे। ये आपका है प्राइमरी बाइंडिंग, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, और ये होगा आपका सेकेंडरी। आ रहा बात समझिए? तो इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आया आपको। सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, लेमिनेटेड कोर होता है, उस पर हम बाइंडिंग करते हैं। जिस अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को कन्वर्ट करना होता है उसको प्राइमरी से ऐड कर देते हैं। जहाँ पर हमें ऑब्टेन करना होता, प्राप्त करना होता है, मान लो आपको हाई वोल्टेज, यहाँ तो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करना, तो हाई वाले को प्राइमरी से अटैच करेंगे और लो वाले को सेकेंडरी से जोड़ देंगे। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पर आपका ये पूरा कंस्ट्रक्शन है। अब इसके बाद वर्किंग है इसका, कि वर्किंग क्या होता है। वर्किंग, इसकी वर्किंग, तो वर्किंग क्या होती है इसकी। अब देखो, जब अल्टरनेटिंग करंट चलेगा, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब आप जानते होंगे, तो अल्टरनेटिंग का आप जब अल्टरनेटिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो ये डायग्राम बनता है करंट और या वोल्टेज, जो भी बोल दो, करंट या वोल्टेज और टाइम के बीच।
टाइम के साथ वोल्टेज करंट की वैल्यू लगातार चेंज होता रहता है, डायरेक्शन भी लगातार चेंज होता रहता है, इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। टाइम के साथ करंट की वैल्यू लगातार चेंज होगी, टाइम के साथ ईएमएफ की वैल्यू, ईएमएफ का मतलब वोल्टेज होता है, ईएमएफ का मतलब समझो वोल्टेज है, तो करंट की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। तो अल्टरनेटिंग करंट पे ही वर्क करेगा, डीसी पे क्यों नहीं करेगा बता रहा हूँ अभी। जब यहाँ हम क्या करेंगे, करंट भेजेंगे यहाँ पर, तो इस कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज होगी, और करंट की वैल्यू चेंज होगी तो जब करंट इसमें फ्लो करेगा करंट, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये आप पढ़े होगे सोलेनाइड में कि अगर किसी सोलेनाइड में करंट फ्लो कराते हैं, सोलेनाइड ऐसे बना होता है, करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है B = μ0Ni। तो जब हम करंट की वैल्यू चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्टीन्यूअस क्या होगा, चेंज, और कॉन्टीन्यूअस चेंज होगा तो यहाँ पर सॉफ्ट आयरन यूज करने से क्या होगा, यहाँ का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा यहाँ से लिंक हो जाएगा, और जब यहाँ चेंज होगा करंट तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड से ही बनता फ्लक्स। फ्लक्स होता BA cos थीटा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ∅ होता BA cos थीटा। तो ये जब चेंज होगा B, तो ये भी तो चेंज होगा फ्लक्स। अरे बात समझ में, जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स जब यहाँ चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा, वही फ्लक्स यहाँ से जाके लिंक हो रहा तो यहाँ भी तो चेंज होगा। तो यहाँ जब चेंज होता तो यहाँ पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, लगाया है वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज मिलने लगेगा, खुद इंड्यूस हो जाएगा। जब प्राइमरी में करंट की वैल्यू चेंज करेंगे, अल्टरनेटिंग रहेगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी, करंट वैल्यू चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, यहाँ फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी फ्लक्स में चेंज आएगा। जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, पानी फ्लो करा रहे हैं, वही पानी यहाँ से जुड़ रहा है, अगर पानी में जो पानी का फ्लो यहाँ चेंज करते जाए तो यहाँ भी तो चेंज होगा, और जब यहाँ चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि अगर एक कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो दूसरे कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होने से उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, एक ईएमएफ बन जाएगा, और वही ईएमएफ हमको मिलता है, ऑब्टेन होता है। आ रहा बात समझ में। अगर डीसी सप्लाई हम भेज दिए तो डीसी में करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है डीसी में, और करंट अगर कांस्टेंट होगा तो यहाँ जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी कांस्टेंट होगा। मान लो ये डीसी सप्लाई भेज रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी कांस्टेंट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स भी कांस्टेंट, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ फ्लक्स में नहीं चेंज होगा तो यहाँ भी फ्लक्स में नहीं चेंज होगा, तो यहाँ कोई ईएमएफ बन पाएगा बताओ आप? यहाँ कोई ईएमएफ बनेगा ही नहीं, और यहाँ ईएमएफ बनेगा नहीं तो यहाँ मिलेगा नहीं। ये बात समझ में आ रहा? तो डीसी से हम वोल्टेज को घटा बढ़ा नहीं, डीसी सप्लाई पे अगर हम ट्रांसफार्मर लगाए तो ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करेगा, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे वर्क करता है। आया बात समझ में इतना? तो अब ये समझ में आ गया इतना? तो इसका वर्किंग क्या है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज है, यहाँ पर कितना वोल्टेज लगाए हैं, कितना मिलना है, अब यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा कॉन्सेप्ट पूरा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ईएमएफ बनेगा यहाँ पर, तो EP इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ EMI, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ EMI, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ EMI क्या कहता है? सेकंड लॉ फैराडे का आप जानते होंगे, EMI का जो E होता है, EMF इंड्यूस EMF, वो होता -NdΦ/dt, पढ़े होगे आप EMI में। फैराडे का जो सेकंड लॉ था EMI का वही था, E = -NdΦ/dt। प्राइमरी पे क्या होगा, प्राइमरी का यहाँ प्राइमरी लिख रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी पे जो वोल्टेज है उसको मान ले रहे EP का मतलब प्राइमरी पे EMF वोल्टेज, और N का मतलब प्राइमरी पे कॉइल, तो NP इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो EP इज इक्वल टू यहाँ फ्लक्स में चेंज हो रहा, मान लो यहाँ फ्लक्स में चेंज dφ हो रहा, कितने समय में, dt समय में, तो जो फ्लक्स में चेंज यहाँ होगा वही फ्लक्स यहाँ भी तो जुड़ रहा है, तो यहाँ भी तो वही चेंज होगा, तो यहाँ भी फ्लक्स में चेंज होगा dφ/dt। तो यहाँ पे कितना EMF इंड्यूस होगा, वो होगा ES = -NS dφ/dt। दोनों में सेम फ्लक्स में चेंज होगा, अगर कोई फ्लक्स लिंकेज ना हो, अगर कोई फ्लक्स लीक ना कर रहा हो, तो जितना फ्लक्स में चेंज यहाँ होगा उतना फ्लक्स में यहाँ चेंज होगा, जितने टाइम में यहाँ हो रहा उतने टाइम में यहाँ होगा। तो dφ/dt दोनों जगह सेम है। ये आप पढ़े होगे EMI में, E = -NdΦ/dt।
ये आप इसमें क्या करो, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे बात सुनिए, तो यहाँ से अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बाद में फिर बना दूंगा जब ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ईएमएफ बनेगा वो ईएस बनेगा, और यहाँ जो ईएमएफ था वो ईपी था। ईपी का मतलब ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल, प्राइमरी कॉइल, और ईएस का मतलब ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। है बात समझी? देखो बहुत जल्दी लेक्चर ख़त्म कर दिए, 10 मिनट में मान लो आपको ट्रांसफार्मर समझा देंगे, तो आपको पूरा 100% का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि ये आपको पता ही नहीं रहेगा कि ट्रांसफार्मर एसी पे काम करेगा कि डीसी पे काम करेगा। इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ईएस ईपी, अब यहाँ से हम इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर दे रहा हूँ, तो देखना क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में, तो ईएस अपॉन ईपी, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो एन एस माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और यहाँ आएगा एन पी डी फाई बाई डी टी। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस से माइनस ये कैंसिल, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई पी। इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। ये क्या है, एन एस क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, एन पी क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, मतलब प्राइमरी में फेरों की संख्या। एन एस क्या है, सेकेंडरी में कितने फेरे ऐसे लपेटे गए हैं, ऐसे लपेटते ना ऐसे, तो प्राइमरी में कितने लपेटे गए हैं, सेकेंडरी में कितने लपेटे गए हैं, तार ऐसे लपेटते हैं कॉइल पे, तो वह नंबर ऑफ टर्न, मान लो 100 ऐसे लपेटे गए तो एन एस की वैल्यू 100। अरे बात समझ में, तो ये है, इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो। आया बात समझ में? अब इसका क्या मतलब अभी बता रहा हूँ। तो ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पी इंटू एन एस, या एन एस इसको बाद में लिख देना है, ई एस इज इक्वल टू एन एस अपान एन पी इंटू ई पी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, एन एस अपान एन पी को बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। अब ये है रिलेशन बिटवीन प्राइमरी ईएमएफ एंड सेकेंडरी ईएमएफ। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया, कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। तो क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया, जो ट्रांसफार्मर होगा वो वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा, हाई को लो में करेगा, लो को हाई में करेगा, वो डिपेंड करता है हम ट्रांसफार्मर बना कैसा रहे हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है। यहाँ से ये ई एस इज इक्वल टू एन एस अपान एन पी ई पी, ये हो गया आपका। अब मान लो आपका एक आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी सबके बारे में समझा दूंगा। इस सब का मतलब क्या, इसी पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। इस फार्मूले को आप याद रखना, ऐसे मत याद रखना, आप ऐसे याद रख सकते हो, ये ई एस अपान ई पी इज इक्वल टू एन एस अपान एन पी, ऐसा फार्मूला आप याद रख सकते हो। इस पर न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब जिसमें नो पावर लॉस, कोई पावर लॉस ना हो रहा हो, ऐसा मान के हम चलें कि ट्रांसफार्मर में कोई पावर लॉस नहीं हो रहा, मतलब जितना प्राइमरी पे हम इनपुट लगा रहे हैं उतना हमको आउटपुट भी कहाँ मिल रहा है, सेकेंडरी पर। अरे बात समझे। तो मान लो ये आपका मैं बना रहा हूँ ट्रांसफार्मर, ये समझ में आया, इसको इरेज कर दें। अब संडे तक आपका क्लास 10 का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो यहाँ से देखना, नो पावर लॉस मतलब क्या, जैसे मान लो ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी कॉइल है ये वाला, और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर हमने वोल्टेज दिया ईपी, ईपी का मतलब जो वोल्टेज प्राइमरी पे हम दे रहे हैं। जैसे मान लो आपका मोबाइल जब चार्ज करते हैं तो एडाप्टर में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो हम जो ट्रांसफार्मर एडाप्टर में ट्रांसफार्मर लगा तो वो हम क्या करते हैं, चार्जर का वायर करंट करते हैं सप्लाई से, सप्लाई से जो करंट आएगी उसका वोल्टेज कितना होगा, 220।
भाई जब चार्जर पे करंट आएगा, चार्जर के अडॉप्टर पे जो करंट आएगा वो कितने वोल्ट का आएगा, 220। उस ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। तो जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो इनपुट वोल्टेज है और ये ईपी है, और जो हमें मिल रहा है वो क्या है, ईएस। भाई वोल्टेज होगा तो करंट भी तो होगा। तो मान लो यहाँ पर जो करंट है वो आईपी है, प्राइमरी में करंट आईपी, और सेकेंडरी में करंट क्या चल रहा है, आईएस। भाई वोल्टेज बनेगा तो करंट भी तो बनेगा। तो अगर पावर लॉस ना हो तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू आई। ये आप 10th में ही पढ़ चुके हो, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, ये पढ़े हो। तो अगर कोई पावर लॉस ना हो तो जितना पावर मतलब क्या है प्राइमरी पे हो उतना ही पावर सेकेंडरी पे भी ऑब्टेन हो। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ई पी आई पी, पावर ऑन प्राइमरी। भाई पावर का ही तो फार्मूला होगा, वोल्टेज इंटू करंट। तो ये प्राइमरी का पावर हो गया इज इक्वल टू सेकेंडरी का पावर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई एस अपान ई पी, इसको इधर ले आए, ई एस आई पी अपान आई एस लिख सकते हैं ना बेटा। देखो ये भी एक रिलेशन है, ई एस अपान ई पी इज इक्वल टू आई पी। देखना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, और करंट ज़्यादा होगा तो वोल्टेज कम होगा। कुछ आ रहा बात समझ में, अभी समझा देंगे क्या है, ये समझ में आई ना। अब यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एस अपान ई पी इज इक्वल टू आई पी अपान आई एस इज इक्वल टू एन पी एन एस अपान एन पी। ये फार्मूला आप याद रखना। आ रहा बात समझिए, ई एस अपान ई पी इज इक्वल टू आई पी अपान आई एस इज इक्वल टू एन एस अपान एन पी। एन एस अपान एन पी, एन पी अपान एन एस नहीं, एन एस अपान एन पी को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। अब इसका मतलब क्या, अब पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ कि इन सब फार्मूले का मतलब क्या है। ठीक है, हटा इसको, एक एग्जाम्पल देके आपको समझा दे रहा हूँ, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, सब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर भी इसी में समझ में आ जाएगा क्या है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसे मान लो ये आपका एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर पे हमने 2 कॉइल लपेटा, अलग अलग मार्कर से कर दे रहा हूँ। ये हमने लपेटा प्राइमरी कॉइल, और ये आपका सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। इस पे मान लो हमने वोल्टेज दिया 400 वोल्ट, इस पे हमने वोल्टेज दिया 400 वोल्ट, और करंट मान लो आपका है 2 एम्पियर। तो यहाँ पावर कितना बनेगा, पावर 800 बनेगा, पावर यहाँ कितना बनेगा 800। अब हमने क्या किया, यहाँ लगाया मान लो आपने 50 कॉइल, 50 कॉइल यहाँ लपेटा और 25 कॉइल यहाँ लपेटा। ये न्यूमेरिकल इसी से न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हो, इसी एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल भी समझ सकते हो। यहाँ हमने 25 कॉइल लपेटा, इसका मतलब जो हमारा NS है वो है 25, और NP हमारा कितना है, वो है आपका 50। इसी एग्जाम्पल से पूरा ट्रांसफार्मर का आप टाइप समझ सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो। NP हमारा 50 है, NS हमारा 25 है। EP हमारा देखना, ये EP की वैल्यू है, प्राइमरी पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना है 400। तो सेकेंडरी पे वोल्टेज कितना मिलेगा ये कैलकुलेट कर लो। तो वोल्टेज ऑन सेकेंडरी, अभी फार्मूला देखे थे, ES अपान EP इज इक्वल टू NS अपान NP। ES कितना है नहीं पता, EP कितना है, प्राइमरी पे वोल्टेज 400 तो यहाँ 400, सेकेंडरी पे कॉइल कितना है 25, प्राइमरी पे 50, तो ये कैंसिल करेंगे 2 आएगा, और यहाँ जब 400 इधर जाएगा तो ES इज इक्वल टू 400 इधर जाएगा, और 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा 200 वोल्ट। तो इसका मतलब अब सुनना क्या है, हमने यहाँ 400 वोल्ट लगाया था, हमें यहाँ मिला कितना वोल्ट 200 वोल्ट, यहाँ मिला 200 वोल्ट। अरे बात सुनिए, हमने कॉइल आधा किया, वोल्टेज आधा हो गया। जिस रेशियो में कॉइल की, जिस रेशियो में मतलब कॉइल का टर्न होगा उसी रेशियो में वोल्टेज होगा। हमने यहाँ 50 कॉइल लगाए, यहाँ 25 कॉइल लगाए, यहाँ वोल्टेज 400 दिया था, यहाँ वोल्टेज 200 आ गया, तो घट गया कि नहीं वोल्टेज। अब देखो घट गया वोल्टेज। अगर कॉइल की संख्या, कॉइल का अगर टर्न सेम कर दें, मान लो यहाँ भी 50 कर दें, पहले चलो इसको समझते हैं, ये समझ में आया। अच्छा यहाँ करंट कितना मिलेगा कोई बताएगा, करंट भाई यहाँ पावर कितना है, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इनपुट 400 B इंटू आई 800।
तो यहाँ भी 800 आना चाहिए। अगर पावर लॉस ना हो रहा हो तो 800 यहाँ पावर आया तो यहाँ भी 800 आना चाहिए। तो करंट कितना बने कि 800 आ जाए। करंट की वैल्यू कितनी हो कि 800 आ जाए। तो करंट अगर आई एस इज इक्वल टू क्या कर दे 4 एम्पियर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 800 आ जाएगा। भाई पावर आउटपुट कितना आएगा ई एस आई एस, तो 200 इंटू 4 बराबर 800। ये समझ में आ रहा होगा आपको। इसका मतलब क्या सुनना, यहाँ 400 वोल्ट लगाए थे, 2 एम्पियर करंट था, यहाँ आपको ये रिजल्ट मिला है, ये आपको ये रिजल्ट मिला है 200 वोल्ट। समझ में आया कुछ, 4 एम्पियर। तो स्टार्टिंग में जो डिफिनीशन आपसे बोले थे, इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज एट लो करंट टू लो वोल्टेज एट हाई करंट। समझ में आया कुछ अब बात। इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो करंट, इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज एट लो करंट टू लो वोल्टेज एट हाई करंट, या तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा बात। तो इसका मतलब क्या, अगर मान लो यहाँ 100 कॉइल किए, अब आप खुद बताना, ये समझ में आया इतना। हाँ, अगर मान लो दोनों में कॉइल सेम कर दे, यहाँ भी 100 कॉइल कर दे, यहाँ भी 100 कॉइल कर दे, यहाँ हमने 400 वोल्ट लगाया और दोनों 100 कर दिए, 400 वोल्ट दोनों 100 कर दिए। अब बताना आंसर कितना आएगा। ये ई एस फार्मूला क्या होगा, ई एस अपान ई पी इज इक्वल टू 100 अपान 100 कैंसिल। इसका मतलब ई एस और ई पी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब जो सेकेंडरी पे वोल्टेज वही प्राइमरी पे वोल्टेज। तो ना वोल्टेज घटा पाया ना बढ़ा पाया, तो ट्रांसफार्मर कोई काम कर पाया, नहीं कर पाएगा। तो ट्रांसफार्मर कब काम करेगा, जब वोल्टेज ट्रांसफार्मर काम करने के लिए एसी डीसी पे तो काम नहीं करेगा, और एसी पे काम करने के लिए कॉइल की संख्या क्या होनी चाहिए, कॉइल का जो टर्न होना चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। ये बात समझ में आया। अब देखो, अब एक चीज़ याद रखना, ये है मान लो आपका 50 अभी एग्जांपल लिए थे, ये 25 कॉइल कहाँ ज़्यादा है, यहाँ, तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा, यहाँ कॉइल कम वोल्टेज कम। समझ में आ रहा कुछ। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप की डाउन। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज को उठाने वाला, स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज को गिराने वाला। तो ये वोल्टेज को उठा रहा कि गिरा रहा है। देखेंगे 400 वोल्ट से कन्वर्ट कर दिया 200 वोल्ट में, तो ये क्या है, स्टेप अप या स्टेप डाउन। समझ में आ रहा बात। इसने मैं ये सब हटा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं एक कैलकुलेशन पूरा हटा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये ऐसे ही न्यूमेरिकल भी लग जाएगा इसी से, जो एग्जाम्पल आपको समझाएं उसी से आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। अब देखना यहाँ से, यहाँ हमने बोला था एग्जाम्पल में 400 वोल्ट, और करंट कितना आया था, करंट जो आया था आपका आईपी वो था आपका 2 एम्पियर। ये देखना वोल्टेज बढ़ा रहा कि वोल्टेज घटा रहा, 400 से 200 कर दिया, तो ये डाउन किया है वोल्टेज को, इसलिए इसका नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब होता है जो वोल्टेज को घटाता है। ठीक है, द ट्रांसफार्मर विच डिक्रीज द वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो स्टेप डाउन में बताना कौन सा कॉइल ज़्यादा होगा, ये स्टेप डाउन है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा, यहाँ 400 वोल्ट यहाँ 200 वोल्ट, स्टेप डाउन वोल्टेज घटा रहा। कौन सा यहाँ पर प्राइमरी में बताना कॉइल कहाँ ज़्यादा होगा, प्राइमरी पे कॉइल ज़्यादा है, सेकेंडरी पे कॉइल कम है, एनएस लेस देन एनपी होगा। ये स्टेप डाउन के लिए है। कुछ आ रहा बात समझे। ये टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में आपको बता रहे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एनएस लेस देन एनपी। इसका मतलब आप अगर एनएस अपान एनपी का रेशियो निकालो, ट्रांसफार्मर रेशियो लेस देन 1 होगा। भाई आपको सोचो, ये कम ये ज़्यादा, तो डिवाइड करेंगे भाई। एनएस का मतलब कॉइल ऑन सेकेंडरी, एनपी का मतलब कॉइल ऑन प्राइमरी। समझ में आ रहा। तो ये कम है ये ज़्यादा है, तो डिवाइड करेंगे, एक से कम आएगा ना। तो स्टेप डाउन के लिए जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है लेस देन 1 होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, जो वोल्टेज को घटाता हो। द ट्रांसफार्मर विच डिक्रीज द वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसका जो ट्रांसफार्मर रेशियो होगा वो होगा एनएस अपान एनपी लेस देन 1। अब आप एक मीनिंग याद रखो, जहाँ कॉइल कम होगा वहाँ वोल्टेज कम होगा, जहाँ कॉइल ज़्यादा है वहाँ वोल्टेज ज़्यादा है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अभी इसी में आपका टाइप भी खत्म हो गया आपका, इसी एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा, इसी एग्जाम्पल से आपका टाइप भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो
छूट ही नहीं रहा, पता नहीं इतना है समझ में। अब सुनो, 2 ट्रांसफार्मर में बना रहा हूँ रंग बिरंगा। ये एक ट्रांसफार्मर यहाँ बना दिया, ठीक है, और एक ट्रांसफार्मर यहाँ बना दिया। बस वो भी मत लेक्चर ख़त्म होने वाला है। यहाँ हमने कॉइल लपेटा, यहाँ कॉइल लपेटा, यहाँ मान लो हमने 100 कॉइल लपेटा, यहाँ 50, ठीक है, और यहाँ हमने 20 कॉइल लपेटा, यहाँ 60 कॉइल लपेटा। अब बताना कहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखना, यहाँ पर आप कोई एग्जांपल मान लो, यहाँ हमने लगाया 500 वोल्ट, तो यहाँ कितना वोल्टेज होगा बताना। प्राइमरी पे देखना, कॉइल यहाँ प्राइमरी पे 100 है, आप कैलकुलेशन भी करना, खुद से करना। यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, तो यहाँ आधा है कॉइल, तो वोल्टेज आधा हो जाएगा, तो यहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा 250, तो 250। तो स्टेप डाउन है कि स्टेप अप, ये डाउन कर रहा है ना, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, जो वोल्टेज को डिक्रीज करता हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन में कौन ज़्यादा होगा आप बताना, देखिए एग्जांपल से। तो स्टेप डाउन में जहाँ कॉइल कम होगा वहाँ वोल्टेज कम। हमें वोल्टेज बढ़ाना है, हमें वोल्टेज बढ़ाना है, इसका मतलब जहाँ वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं तो सेकेंडरी पे कॉइल ज़्यादा कर दो, वोल्टेज कम करना चाहते हैं सेकेंडरी पे कॉइल कम कर दो। आ रहा बात समझ में। अब इस एग्जाम्पल में सुनना, मान लो यहाँ आपका वोल्टेज है 100 वोल्ट इस एग्जाम्पल में, और यहाँ कॉइल 3 टाइम्स है 60, कितना आएगा वोल्टेज कैलकुलेट करना। फार्मूला लगा के कैलकुलेट करो, डायरेक्ट कैलकुलेट करो। ES इज इक्वल टू EP इंटू NS अपान NP से। EP कितना है 100, NS कितना है 60, NP कितना है 20, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 300 वोल्ट। तो यहाँ कॉइल ज़्यादा कर दिए, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा मिला 300 वोल्ट। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन की स्टेप अप। तो ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अब देखना ये NS है भाई, ये NS है, और ये क्या है NP है। तो NS अपान NP क्या होगा, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। यहाँ देखना NS ये है, NP ये है, तो NS अपान NP स्टेप डाउन के लिए बता रहा हूँ, 2 पार्ट में कैलकुलेशन करना हूँ। स्टेप डाउन के लिए NS अपान NP, इसका इसमें डिवाइड कर दो, लेस देन 1। स्टेप अप, ये स्टेप अप है, तो स्टेप अप में बस लास्ट मिनट चल रहा, बस उसके बाद लेक्चर ख़त्म। स्टेप अप में क्या होगा, NS अपान NP बताना क्या होगा, ग्रेटर देन 1 कि लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। तो स्टेप अप में NS अपान NP ग्रेटर देन 1 होता है ट्रांसफार्मर रेशियो, स्टेप डाउन में ये होता है। स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाना है, सेकेंडरी पे कॉइल ज़्यादा लपेट दो, वोल्टेज को कम करना, सेकेंडरी पे कॉइल कम कर दो। आया पूरा कॉन्सेप्ट समझ में। अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं उसको एक लेक्चर बना के अपलोड कर देंगे। इसमें एक टॉपिक और बचा, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, कौन कौन से लॉसेज होते हैं, जैसे कॉपर लॉस हो गया, आयरन लॉस हो गया, आयरन लॉस के अंदर एडी करंट लॉस हो गया, अरे बस सुन। उसके बाद आपका एक लॉस हिस्टेरिसिस लॉस हो गया। तो कभी इसका भी छोटा सा एक लेक्चर अपलोड कर देंगे, पूरा ट्रांसफार्मर का टॉपिक कवर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से देखिए और समझ में आएगा, ठीक है। कहीं भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा, कोशिश करेंगे उसका अलग से वीडियो बना के फिर समझा देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट करते रहिए।